हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में एक कंप्लीट क्विक रिकैप कर रहा हूँ। पूरा का पूरा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये पार्ट है, जिसमें प्रेशर का डिफरेंस, गैसियस ट्रांसपोर्ट भी है, बोहर्ट्ज इफेक्ट भी है, क्लोराइड इफेक्ट भी है, हेल्डन इफेक्ट भी है। जितनी भी चीजें हो सकती हैं रेस्पिरेशन के पार्ट्स में, वो सब कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी छोटे से वीडियो में मैं डिस्कस करूँ आपके साथ। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें मान लो ये हमारा लंग्स का एल्वियोलाई है, ठीक है। और ये जानते हैं जो एल्वियोलाई होता है ये सबसे एक स्मॉलेस्ट यूनिट है रेस्पिरेशन का। जो हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है ये एल्वियोलाई इसमें सबसे छोटा सा एक पार्ट है। और इस एल्वियोलाई का नंबर हमारे लंग्स में, दोनों लंग्स मिलाकर लगभग 350 मिलियन के आसपास होता है। टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई दैट इज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन इन बोथ द लंग्स। और इस एल्वियोलाई का जो टोटल सरफेस एरिया है ये लगभग 75 मीटर स्क्वायर होता है, जो आपके स्किन के सरफेस एरिया से काफी ज्यादा है ना। अब आपको पता है कि जब इस एल्वियोलाई में जब आप रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जो एयरवेज होता है उससे जो एयर आपके इस एल्वियोलाई में आता है, मतलब एक तो कहते हैं जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है, इस एटमॉस्फेरिक एयर में जो कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये 159 mmHg कहते हैं। और जो PCO2 होता है ये लगभग 0.3 mmHg कहते हैं। इसी एटमॉस्फेरिक एयर को हम ब्रीथ करते हैं। तो जो एल्वियोलर एयर प्रेशर जो होता है यहां पे आने के बाद हमारा जो PO2 है ये आ जाता है 104 पे mmHg पे, और जो PCO2 है ये पहुंच जाता है 40 mmHg पे। और इसका कारण क्या है कि ये जो प्रेशर यहां देख रहे हैं ये प्रेशर यहां पे ऑक्सीजन का कम हो गया और CO2 का ज्यादा हो गया। तो उसका कारण क्या बताओ। तो ये आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि एक तो ह्यूमिडिफिकेशन का इवेंट होता है पूरे रेस्पिरेटरी पाथवे में, और दूसरा कहते हैं जो पहले से अवेलेबल एयर है आपके एल्वियोलाई में, वो जो एक्सपायर्ड एयर का पार्ट होता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी होता है, जो डेड स्पेस एयर का जो पार्ट बनता है, तो उस एयर का एक इक्विलिब्रियम प्रेशर बनेगा जो एयर आप ब्रीथ कर रहे हैं, और जो पहले से एयर आपके ट्रैक में अवेलेबल है, लंग्स में अवेलेबल है, एंड दैट मेक्स अ इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रेशर, and that PO2 becomes 104 and the pressure of PCO2 becomes 40 mmHg. That's clear? अब यहां देखो, अब मान लो ये हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, ये पूरा ब्लड का सर्कुलेशन है, और ये जो ब्लड इसमें देखो जो ब्लड ऐसे फ्लो हो रहा है, मान लिया जाए ये जो पूरा ट्रैक देख रहे हैं इसका हमने नाम रखा, इसका नाम रखा हमने पल्मोनरी कैपिलरी। और ये मान लो उस कैपिलरी का ये आरबीसी है। हाँ? आपको पता है कि अब जो ऑक्सीजन का जो पार्ट है ये, और आपको पता है कि ये जो आपका ब्लड इधर की तरफ आ रहा होता है, इस ब्लड में जो PO2 होता है, एक्चुअली ये इधर जो देख रहे हैं ये वेनस ब्लड है, ये वेनस ब्लड का पार्ट है। इसमें PO2 का जो प्रेशर होता है ये होता है 40 mmHg का, और इसमें जो PCO2 का प्रेशर होता है ये होता है 45 mmHg कहते हैं। तो यहां देखिए, अब यहां पर CO2 45 अगर है तो आप जानते हो कि जो CO2 का पार्ट है वो आरबीसी से भी आपके एल्वियोलाई में कैरी होगा थ्रू द प्लाज्मा, और ये जो डायरेक्टली प्लाज्मा में होता है वो भी CO2 इसको पास करता है। और जो ऑक्सीजन का पार्ट है, देखिए जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी में भी आता है, और ऑक्सीजन आपके प्लाज्मा में भी होता है। तो ये आपने पढ़ा है कि 97% जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ये O2 प्लस Hb, ये HbO2 के फॉर्म में होता है, जिसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
और लगभग जो 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है ये डिसॉल्व प्लाज्मा के फॉर्म में होता है, बट मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ HbO2 दैट इज कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और whenever we talk about the gaseous exchange किसी भी सरफेस पे, एल्विलाई से ब्लड कैपिलरी में, कौन सी कैपिलरी बताओ, पल्मोनरी कैपिलरी में, तो वहां पर भी देखो ये ट्रांसपोर्ट तो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही हो रहा है ना। अब मैंने कहा कि ये जो HbO2 बना इसका अमाउंट इस वे में ट्रांसपोर्ट हुआ लगभग 97%। बट याद रखिएगा कि जब ऑक्सीजन का पार्ट इस जब वेनस ब्लड को, क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो तो वेनस ब्लड है, आप जानते हैं ये इधर वेनस ब्लड है, अगर इधर आप कह रहे हैं इधर आर्टेरियल ब्लड है और इसे हमने कहा वेनस ब्लड है ये, तो अब जब ये ऑक्सीजन को कैरी करता हुआ ब्लड आर्टरी की तरफ आएगा तो आप जानते हैं इस ब्लड का नाम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस ब्लड में यहां देखो, इस ब्लड में, आर्टेरियल ब्लड में, अब यहां जो PO2 का वैल्यू आता है देखो, ये लगभग होता है 95 mmHg। प्रेशर देखो चेंज हो गया, यहां ये 40 था, यहां 95 हो गया, ठीक है, प्रेशर चेंज हो गया। और जो आप कहते हैं इस प्रेशर पे हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो 97% सैचुरेटेड है, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी के अंदर होता है। तो इन द आरबीसी ऑक्सीजन कंबाइंस विद, देखो ब्लड जो भी गैसेस पहले होते हैं वो तो पहले ब्लड प्लाज्मा में आएगा। देखो मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं, ये प्लाज्मा है, तो मोस्ट ऑफ द जो भी गैसेस एक्सचेंज होगा वो तो पहले प्लाज्मा में ही आता है, प्लाज्मा से वो आरबीसी में पहुंचा, आरबीसी में वो Hb से कंबाइन कर गया और HbO2 बन गया। और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंबाइन करता है, 4 लिखा जाता है Hb2, आप देखेंगे ऐसे, वी यूज द टर्म Hb4O8 कहते हैं। देखो इसे कहते हैं फुल्ली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल नहीं है, हीमोग्लोबिन के एक ही मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें 4 आयरन एटम होता है फेरस के फॉर्म में। तो Hb4 इंडिकेट्स 4 ferrous atom of 1 hemoglobin molecule and that combines with 8 atoms or 4 molecules of oxygen, and this is called fully saturated hemoglobin, Hb4O8 कहा जाता है इसको। ये पता है आपको, और ये भी पता है कि आपके 100 ml ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट होता है लगभग ये 15 ग्राम के आसपास होता है, 15 ग्राम पर 100 ml। और ये भी याद रखिएगा कि 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद अप्रोक्सीमेटली 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। अगर प्योरेस्ट फॉर्म की बात करें, हीमोग्लोबिन अगर पूरे प्योर फॉर्म में है तो 1.39 ml होता है, बट आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में इंप्योरिटीज होते हैं, कुछ आयरन वहां Fe3 के फॉर्म में भी मिलता है जिसको मैट हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो एक एवरेज वैल्यू जो आएगा वो 1.34 ml आता है। और अगर आप ऑक्सीजन के अमाउंट की बात करें तो ये लगभग, देखो ये वैल्यू लगभग आता है 20 ml। अगर आप पूरे पार्ट को ऐड कर दें तो ये है ऑक्सीजन का अमाउंट 100 ml ब्लड में, इसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। तो 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट, नॉट ट्रांसपोर्ट, 100 ml ऑफ ब्लड कैरी और कंटेन्स 20 ml ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टेरियल ब्लड, इन द आर्टेरियल ब्लड। समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो प्रेशर ये हो गया, अमाउंट ये हो गया, सैचुरेशन ये हो गया, देखो 97%। अब ये ब्लड इस रास्ते से अब आपके आर्टरी में फ्लो हो रहा है। देख अब मान लो ये जो सिस्टम है हमने इधर लिखा, ये मान लो हमारा टिश्यू कैपिलरी है, ये हमारे मान लो टिश्यूज के पार्ट हैं, और हमने 3 तरह के सेल्स बनाए हुए। देखो ऑल्दो एक टिश्यू में एक ही तरह के सेल्स मिलते हैं, एक ही नेचर का सेल्स होता है, मगर मैं कह रहा हूं कि ये
अलग अलग तरह के मैंने 3 सेल्स बना दिए यहां पर। ये हमने लिख दिया C1, C2 और C3। और आपको पता है कि जो अब ये जो आपका आरबीसी जब यहां पहुंचेगा HbO2, अब ये यहां पे डिसोसिएट करता है Hb में प्लस ऑक्सीजन में, और जो कुछ ऑक्सीजन आपके प्लाज्मा में था वो भी पहले अब टिश्यूज के ECF में आता है। देखो ये जो बाहर का पार्ट इसको कहते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसी को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो आपके प्लाज्मा से भी आता है, क्योंकि प्लाज्मा में ऑल्दो ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है, तो कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन आपके प्लाज्मा से भी आएगा। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर जो था वो Hb से पहले अलग हुआ और देन इट अराइव्स इन द पार्ट ऑफ ECF, और ECF से कहां पहुंचेगा? सेल्स के अंदर। और सेल्स का जो ऑक्सीजन का प्रेशर है, अब ये कोई जरूरी नहीं कि हर सेल्स में इक्वल ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन हो। सेल्स के अंदर जितना ज्यादा ग्रेडियंट बनेगा प्रेशर का, मान लो इस C1 में जो PO2 है ये मान लो है 40 mmHg, इस सेल्स में मान लो ये प्रेशर है PO2 का, ये है मान लो 30 mmHg, और यहां मान लो ये प्रेशर है कितना PO2 का, ओनली 20 mmHg। तो आप देखिए अगर ये ऐसा प्रेशर का ग्रेडियंट होगा तो यहां देखो, अगर आप यहां देख रहे 95 है, अगर यहां पर जो आपके ब्लड का पार्शियल प्रेशर 95 है और अलग अलग सेल्स में देखिए डिफरेंट तरह के प्रेशर आप देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी के अकॉर्डिंग जो ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर होता है ऑक्सीजन सप्लाई होगा। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो आपके ब्लड से ऑक्सीजन किसे मिलेगा? इस देखो यहां देखिए, यहां मैं 3 एरो दिखा रहा हूं, क्योंकि ये यहां 20 है या 95 है, 75 का डिफरेंस आ रहा है। देखो तो फास्टेस्ट ऑक्सीजन सप्लाई किसे होगा? देखो इस C3 को। यहां पे मैं 2 एरो दिखा रहा हूं और यहां पे सिंगल एरो दिखा रहा हूं। सिंगल एरो कहने का मतलब सबसे स्लो ऑक्सीजन सप्लाई किसे होना है बताओ? आपके इस सेल्स को, जिसके क्योंकि प्रेशर इसमें ऑलरेडी 40 है, मतलब ग्रेडियंट ज्यादा नहीं बन रहा है यहां पर। और ये 20 क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन काफी रैपिड है, ये काफी ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है। और आप जानते हैं कि जब आप C6H12O6 को ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको, तो क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस ATP। कहने का मतलब ये है कि यहां पर CO2 का फॉर्मेशन भी काफी रैपिड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा ये एक्टिवली यूज कर रहा है। CO2 यहां ही बनेगा, यहां भी बनेगा, और जो CO2 बनता है आपको पता है कि ये CO2 वापस कहां पहुंचा? आपके पहले प्लाज्मा में आता है, और मोस्ट ऑफ द CO2 इट एंटर्स इन योर आरबीसी। कुछ तो CO2 आपके प्लाज्मा में ही रह जाता है, बट मोस्ट ऑफ द CO2 एंटर्स इन योर आरबीसी। और पता आपको कि आरबीसी में आने के बाद ये जो CO2 है ये H2O से कंबाइन करता है और बनता है क्या? अ कंपाउंड कॉल्ड H2CO3, जो वापस टूटता है H+ में और बाइकार्बोनेट आयंस में, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक अनस्टेबल एसिड है H2 बाइकार्बोनिक एसिड, तो इट डिसोसिएट टू फॉर्म H+ एंड बाइकार्बोनेट आयंस, है ना। और ये जो प्रोसेस होता है ये एक एंजाइम के इन्फ्लुएंस में होता है, उसका नाम कार्बोनिक एनाहाइड्रेज है। और कुछ CO2 आप याद रखिएगा, जो ये आप देख रहे हो जो Hb यहां से फ्री हुआ है, अब इस Hb का अब देखो फेट क्या है। कुछ Hb इस CO2 से मिल गया, और काफी सारे जो Hb होते हैं ये H+ से कंबाइंड होकर HHb बन जाता है। देखो ये H+ से कंबाइंड हुआ, और कुछ Hb यहां पर देखो CO2 से कंबाइंड हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए H+ के बनने की वजह से हमारा ब्लड बहुत ज्यादा एसिडिक हो सकता है, आप जानते हैं H+ के कारण एसिडिक हो सकता है, लेकिन हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक बफर की जैसा काम करता है। हीमोग्लोबिन एक्ट लाइक एज बफर, और अगर हीमोग्लोबिन एक बफर की तरह काम कर रहा है तो H+ से क्या करेगा बताओ? कंबाइन कर जाएगा। और वैसे भी देखो H+ की टेंडेंसी क्या है, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है
उस मेम्ब्रेन से H प्लस बाहर नहीं जा सकता, तो वो आरबीसी के अंदर ही क्या हुआ, हीमोग्लोबिन से क्या हो गया बताओ, कंबाइन कर गया और वो बन गया HHB, जिसे कहते हैं रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक्ट लाइक एज अ वेरी गुड ब्लड बफर विच मेंटेन्स द पीएच ऑफ ब्लड। और HB देखो CO2 से कंबाइन कर रहा है, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन। समझ में आ रहा है? और याद रखिएगा इसको, ये जो HbCO2 बना यहां पर, अब देखो सबका परसेंटेज क्या है, ये जो H2CO3 बना इसका परसेंटेज यहां पर होता है नियरली 70%। जो HbCO2 बना इसका परसेंटेज लगभग होता है 23%, और ये जो CO2 डिसॉल्व फॉर्म में कैरी हो रहा है ये लगभग होता है कितना बताओ, 7%। अब एक चीज देखिए यहां पर, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस यहां से बना है, देखो बाइकार्बोनेट कुछ ना कुछ तो आपके प्लाज्मा में भी होगा, बट बाइकार्बोनेट आयंस का फॉर्मेशन आपके आरबीसी में बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये बाइकार्बोनेट काफी आसानी से, मतलब ट्रांसपोर्ट चैनल्स के थ्रू, एक तरह का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, प्रोटीन्स के साथ ये कैरी होता है। और ये आरबीसी के अंदर से देखो जो बाइकार्बोनेट आयन है, ये अब बाइकार्बोनेट बिकॉज ऑफ ग्रेडियंट, बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में कम है, आरबीसी में ज्यादा है, तो ये बाइकार्बोनेट कहां पहुंच गया आपके, कहां पहुंच गया आपके प्लाज्मा के अंदर। और उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, एक जो आयनिक बैलेंस कहते हैं आप, इलेक्ट्रिकल बैलेंस कहते हैं, आयंस को बैलेंस करना होता है, तो आपके प्लाज्मा से जो क्लोराइड आयंस होता है वो कहां चला जाता है, आपके आरबीसी के अंदर। ये चीज याद रखिएगा। और इसी तरह के ट्रांसपोर्ट को कहते हैं क्या, क्लोराइड शिफ्ट। देयर इज टर्म कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। क्लोराइड शिफ्ट क्यों, वाई कैन नॉट बाइकार्बोनेट शिफ्ट, बाइकार्बोनेट तो बाहर जा रहा है, तो क्लोराइड शिफ्ट क्यों कहते हैं इसको। तो ये एक कॉम्पिटिटिव टर्म है एक्चुअली। अब देखिए, अगर आप अपने आर्टेरियल ब्लड को देखेंगे तो आपके आर्टेरियल ब्लड में, आर्टेरियल ब्लड के प्लाज्मा में जो क्लोराइड आयन का अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा इन रिस्पेक्ट टू वेनस ब्लड। क्योंकि वेनस ब्लड का जो प्लाज्मा आप देख रहे हैं उसके काफी सारे जो प्लाज्मा अंदर जो क्लोराइड आयन था वो कहां चला गया, आपके आरबीसी के अंदर। तो इन रिस्पेक्ट टू आर्टेरियल ब्लड देयर इज शिफ्ट इन द अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयंस। वेनस ब्लड में क्लोराइड आयंस क्या हो गया, उसके प्लाज्मा में कम हो गया है इन रिस्पेक्ट टू आर्टेरियल ब्लड, एंड that way this is called chloride shift, and that shift make a balance of negative charge। बाइकार्बोनेट आरबीसी से बाहर निकला और उसके बैलेंस में Cl माइनस क्या हो बताओ, आरबीसी के अंदर एंटर हुआ है, एंड दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। इसी को हैम्बर्गर्स फेनोमेनन भी कहा जाता है। क्लोराइड शिफ्ट को क्या बोलते हैं बताओ, हैम्बर्गर्स फेनोमेनन भी कहा जाता है। अब यहां देखिए एक और चीज, अब मैंने कहा कि अगर आपके आर्टेरियल ब्लड में 100 ml ब्लड में अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है ये कितना था, 20 ml। इस 20 ml का कितना ऑक्सीजन आपके सेल्स ने यूज किया। डिफरेंट तरह के सेल्स हैं। रेस्टिंग स्टेज में हमारे बॉडी के जो सारे टिश्यूज के सेल्स को मिला दिया जाए रेस्टिंग स्टेज में, तो ये जो अमाउंट होता है, ओवरऑल अमाउंट जो होता है ऑक्सीजन का, ये केवल 5 ml ही होता है। तो कह सकते हैं आप ये जो रेस्टिंग ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन है आपके सेल्स का, वो कितना है बताओ, केवल 5 ml। If you talk about 20 ml of blood available in 100 ml of blood, 20 ml of oxygen available in 100 ml of blood, उस 20 ml का 5 ml हमारे सेल्स ने यूज किया है रेस्टिंग स्टेज में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि अभी भी आपके वेनस ब्लड में जो O2 का अमाउंट है वो कितना है बताओ, 15 ml। क्योंकि 5 ml तो यूज किया यहां पर, जो ऑक्सीजन यहां पे मिला है आपके प्लाज्मा से या आपके आरबीसी से, वो केवल कितना मिला है, 5 ml। कहां से, 100 ml ब्लड से। तो 15 ml ब्लड में तो अभी 15 ml ऑक्सीजन आपके वेनस ब्लड में अभी भी अवेलेबल है ना। एक और चीज देखिए,
अगर आप देखें कि यहां पर अगर आप CO2 का अमाउंट देखो 100 ml आर्टेरियल ब्लड में, तो ये CO2 का अमाउंट जो होता है देखो ये 49 ml होता है, 49 ml CO2 ऑक्सीजन से देखो ज्यादा है, 2 टाइम ज्यादा इनफैक्ट, उससे भी कहीं ज्यादा है ये। और इसका कारण क्या बताओ, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, हेनरी लॉ वगैरह अप्लाई होता है यहां पर। तो गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है CO2 के लिए, CO2 का सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, और लगभग 20 से 25 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबल है अपॉन CO2। तो कम पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पे भी बहुत ज्यादा CO2 आपके ब्लड में क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है। तो ये देखो कितना होता है, 49 ml। तो अगर आप देखें यहां पर अब आपके वेनस ब्लड में जो CO2 का अमाउंट होता है ये लगभग 48 से 52 ml के बीच में होता है। ये भी 40, सॉरी जस्ट अ मिनट, अगर ये 49 ml है तो ये वैल्यू आएगा 53 ml CO2 वेनस ब्लड में। मतलब आपने 4 ml एक्स्ट्रा CO2 उसमें और ऐड कर दिया, जो कहां से निकला, आपके सेल्स के साथ। क्लियर? तो देखो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है कि HbO2 से HbO2 अलग हुआ, डिसोसिएशन कहते हैं इसको, ऑक्सीजन आपके सेल्स को मिला, जो Hb3 हुआ वो HbCO2 से कंबाइंड हो गया CO2 को पिक करने के लिए, और कुछ H+ से कंबाइंड हो गया एसिडिटी को कम करने के लिए। अब ये बताओ जो प्रेशर चेंज है, देखिए अगर मैं कहूं कि यहां जो PO2 95 ml देख रहे हैं आप, जब ये सारा यूटिलाइजेशन यहां पर ऑक्सीजन का हो गया, अगर अमाउंट का, अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हुआ हीमोग्लोबिन के साथ, तो प्रेशर भी कम होगा उसका। तो याद रखिएगा इस जगह पर आने के बाद जो PO2 का वैल्यू देखो लिखा हुआ है यहां पर, ये कितना बताओ, 40 mmHg, और ये जो PCO2 है वो कितना है देखो, 45 mmHg कहते हैं इसको। और याद रखना जो सैचुरेशन है यहां पर, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये अभी भी 75% है, मतलब लगभग आपका 25% जो हीमोग्लोबिन था वो डिसोसिएट कर गया है, बट अभी भी 75% आपका HbO2 अवेलेबल है, कहां, आपके वेनस ब्लड में। वी हैव यूटिलाइज्ड ओनली 25%, मतलब वी कैन से कि डिसोसिएशन कितने का हुआ बताओ, केवल 25% का, है ना। HbO2 से ऑक्सीजन अलग हो गया है। अब आप देखो क्या होगा, जब ये आपका पूरा का पूरा जो ब्लड का कंपोनेंट है, अब यहां देख लीजिए CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है किस किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70%, कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कितना 23%, और 7% डिजॉल्व फॉर्म में कैरी होता है। समझ में आ रहा है? अब जब ये ब्लड वापस आपके लंग्स की तरफ आएगा तो क्या होगा, तो देखो ये चीज याद रखना कि जब ये HbO2 बनता है तो HbO2 एक स्ट्रांगली एसिड की तरह वर्क करता है, इट एक्ट लाइक ए स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसकी वजह से क्या हुआ देखो, एक तो जो आपका HbCO2 था, एसिडिक नेचर ऑफ HbO2 की वजह से, जैसे जैसे HbO2 का फॉर्मेशन बढ़ेगा यहां पर, HbO2 की वजह से ये वापस डिसोसिएट करता है Hb में प्लस CO2 में, या फिर देखो जो H इंटू Hb था ये भी टूटता है किस बताओ, H+ में और Hb में। अब जो भी Hb यहां पे अवेलेबल है ये वापस अब O2 से कंबाइन कर रहा है, HbO2 बन रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि ये जो H+ यहां पे बना, और Hb तो चलो जो फ्री हुआ है वो कुछ ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, लेकिन जो अब H+ यहां से फ्री हुआ उसका फीट क्या होगा, याद रखिएगा कि यहां बाइकार्बोनेट भी होता है। तो मैं आपको इधर बता देता हूं, देखो ये जो यहाँ पे H+ आप देख रहे हैं H+, नाउ दैट H+ कंबाइंस विथ HCO3- जो आपके आरबीसी में बहुत ज्यादा बल्क में है पहले से भी, ये बनता है क्या H2CO3, और ये वापस डिसोसिएट कर जाता है H2O में प्लस CO2 में।
इन द प्रेजेंस ऑफ द सेम एंजाइम कार्बोनिक एनाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनाइड्रेज वापस क्या करेगा, उस बाइकार्बोनेट को ब्रेक करेगा H2O में और CO2 में, और जितने भी CO2 अब यहां बने, या जो प्लाज्मा में CO2 था, ये पहुंच गया आपके आरबीसी में बाय द डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। जो CO2 फ्री हुआ कहां से बताओ, आपके बाइकार्बोनेट से, ये भी पहुंच गया आपके आरबीसी में, सॉरी आपके एल्वियोलाई में, और जो CO2 यहां से अलग हुआ, ये भी पहुंच गया आपके एल्वियोलाई के अंदर। तो Hb से CO2 का अलग होना, ये एक, इसी को कहते हैं, आप पढ़ोगे, दिस टर्म कॉल्ड, इसे कहते हैं हेल्डन इफेक्ट। मतलब क्या है, जितना ज्यादा HbO2 बनेगा आपके लंग्स के कैपिलरी में, उतना ज्यादा आपके कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन से Hb और CO2 क्या होगा, डिसोसिएट करेगा, और जितना ज्यादा Hb CO2 से हटेगा, उतना ज्यादा HbO2 भी फॉर्म करेगा। तो लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन के लिए अनलोडिंग ऑफ HbCO2 होना जरूरी होता है, और ये एक कैस्केड रिएक्शन है। HbO2 जैसे जैसे बनेगा, उसी के रेट से Hb से CO2 क्या होता है, अलग भी होता है। तो डिसोसिएशन होगा किसका बताओ, HbCO2 का, और किसका फॉर्मेशन होगा, HbO2 का। तो HbCO2 से CO2 का अलग होना इन द लंग्स कैपिलरी, ये हेल्डन इफेक्ट है। तो हेल्डन इफेक्ट आपके लंग्स के लेवल पे Hb को CO2 से डिसोसिएट करता है, और हेल्डन इफेक्ट की वजह से ही आपके टिश्यूज लेवल पे Hb से CO2 क्या होता है बताओ, कंबाइन करता है। और आपको पता है कि HbO2 से Hb और O2 का टूटना, डिसोसिएट करना, ये जो आप यहां देख रहे हो, ये जो प्रोसेस यहां देख रहे हैं आप, इसी को क्या कहते हैं बताओ, बोहर्स इफेक्ट कहा जाता है। तो बोहर्स एक्सप्लेन अबाउट द dissociation of oxyhemoglobin and Heldon effect about the explain about the formation of HbO2, and that's why Heldon effect को एंटी बोहर्स इफेक्ट भी कह दिया जाता है, कि बोहर्स का ये उल्टा चीज एक्सप्लेन कर रहा है। समझ में आ रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप देखें तो हमारे सेल्स का जो ऑक्सीजन जो डिमांड है वो एक जैसा नहीं है। जितना ज्यादा आपके सेल्स ने ऑक्सीजन को यूज किया, अब बताओ यहां पर, अगर ये 15 ml कहां गया, ये 15 ml, अगर ये 15 ml ऑक्सीजन अभी भी वेनस ब्लड में है, तो आपके ब्लड की जरूरत क्या है अभी, केवल 5 ml ऑक्सीजन। तो जब ये ब्लड यहां पहुंचेगा तो आपके एल्वियोलाई से अब 5 ml ऑक्सीजन इस ब्लड को मिलेगा, और वही 5 ml वापस ट्रांसपोर्ट होगा आपके टिश्यूज की तरफ। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में ट्रांसपोर्ट जो होता है ऑक्सीजन का विद द हेल्प ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड, ये केवल और केवल 5 ml का होता है। बट अगर आपके सेल्स का डिमांड बढ़ेगा, अगर हमारे सेल्स ने मान लो 10 ml ऑक्सीजन यहां यूज कर लिया पूरे टिश्यूज के सेल्स ने, तो यहां 10 ml बचेगा, तो ये ट्रांसपोर्ट भी कितना होगा, 10 ml का। तो एज पर आर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी ऑफ ब्लड एंड एक्सचेंज ऑफ ब्लड ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसी आपकी एक तरह का ये एकोमोडेशन है कि आपको जितना ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत है, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, कैपेसिटी फिक्स होता है, 20 ml का कैपेसिटी फिक्स है। हम 20 ml से कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपने सेल्स में ऑक्सीजन को, उसी के अकॉर्डिंग एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आपके ब्लड को सप्लाई होता है। इन द नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, एंड अकॉर्डिंगली इफ यू टॉक अबाउट CO2 ट्रांसपोर्ट, तो जो 4 ml CO2 यहां पर आपके ब्लड को मिला, ये कहां पहुंचा, आपके एल्वियोलाई में। इट मींस 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट 4 ml ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू योर लंग्स। ये वैल्यू याद रखिएगा। और मैंने कहा कि अगर आप एक पूरा प्रेशर का ये पार्ट देखिए कि यहां पर 40 mmHg है और सैचुरेशन कितना 75% है, और यहां पर देखो PO2 95 mmHg है और सैचुरेशन कितना बताओ, 97% है। समझ में आ रहा है। और आप देखिए यहां पर भी
जो अब आप देखो यहां पर, अगर PO2 का 45 PO2 का जो प्रेशर यहां पर आप देखिए अगर 40 है तो सैचुरेशन 75%। कहने का मतलब ये है कि सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर का कोई एक स्ट्रेट रिलेशन नहीं है। और मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर आप एक ग्राफ ऐसे प्लॉट कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन का और PO2 का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, तो ये ग्राफ जो आता है देखो इस तरह से एक सिग्मॉइड से ग्राफ आता है। कहते हैं ये जो सैचुरेशन यहां पे आपका कितना है, मान लो ये प्रेशर यहां पर 95 mmHg है, तो यहां 97% HbO2 का सैचुरेशन है। और ये ग्राफ सिग्मॉइड सेप्ट ग्राफ बनता है। और ब्रीफली इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है डिटेल से, ये मैं दूसरे वीडियो में डिटेल से बता चुका हूं। बस इतना याद रखना है आपको कि जितना फास्ट आपको आपके सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई होता है उतना ज्यादा आपके जो ये जो कर्व वगैरह देखते हैं, क्योंकि ये फिक्स होता है कि इतने प्रेशर पे इतना Hb सैचुरेट होगा, ये बिल्कुल पहले से फिक्स है कि इतने प्रेशर पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे कितना Hb सैचुरेट होना है, इसका अमाउंट फिक्स होता है। ठीक है, तो अगर आपके सेल्स में ऑक्सीजन का यूज बढ़ेगा तो ये जो ग्राफ आप देखते हैं ये ग्राफ शिफ्ट होता है। देखो ऐसे, या तो ये ऐसे शिफ्ट हुआ, देखो राइट शिफ्ट कहते हैं इसको, या फिर ये ऐसे लेफ्ट शिफ्ट भी होता है। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ये एक्सप्लेन करता है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंडिंग एफिनिटी कितनी है। राइट शिफ्ट मतलब फास्टर डिसोसिएशन, मतलब Hb का O2 से एफिनिटी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, और फास्ट ऑक्सीजन सप्लाई आपके सेल्स को हो रहा है। और ये कब होगा, देखो ये आपके डायग्राम में देख सकते हैं आप, जितना ज्यादा आपके सेल्स में CO2 बनेगा, मतलब आपके ब्लड का PCO2 अगर बढ़ेगा, CO2 बढ़ने का मतलब हमें ज्यादा आपके ब्लड में H+ फॉर्म करेगा, और H+ को सैचुरेट करने के लिए ज्यादा हीमोग्लोबिन चाहिए होगा। और वो कहां से आएगा बताओ, जब HbO2 से Hb और O2 क्या होगा, अलग होगा। तो PCO2 बढ़ने से, H+ के बढ़ने से, एसिडिटी के बढ़ने से, मतलब pH के घटने से, टेम्परेचर के बढ़ने से, ये सभी चीज ग्राफ को ले जाएगा टुवर्ड्स राइट साइड। मतलब आसानी से सेल्स को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। और जैसे जैसे आप लंग्स की तरफ जाएंगे, अब लंग्स का काम है वहां पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है। तो एक रिवर्स फेनोमेनन है कि अब अगर आपके ब्लड का PCO2 घटेगा, H+ भी घटेगा, एसिडिटी घटेगी, pH बढ़ेगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, तो ग्राफ शिफ्ट किधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है। और ये इसी को कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ बोहर्स कर्व, कि बोहर्स कर्व राइट कब जाता है और लेफ्ट कब जाता है। तो टेम्परेचर, pH, PCO2 का पार्शियल प्रेशर, एक और कंपाउंड है 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो आपके आरबीसी में बनता है। 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट की वजह से भी हमारा जो ग्राफ है ये शिफ्ट होता है राइट साइड की तरफ। जितना ज्यादा आपके ब्लड में 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट अवेलेबल होगा उतना ज्यादा ग्राफ शिफ्ट होता है राइट साइड में। राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि कम पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पे भी, देखो यहां पर अगर 95 यहां पे 20 है तो बहुत बड़ा ग्रेडियंट है ये। अगर मान लो यहां पर इतना ज्यादा, यहां पे मान लो अब 60 mmHg आ गया प्रेशर ऑक्सीजन का, और यहां पर मान लो 40 है, तो ग्रेडियंट तो कम हो गया ना। लेकिन अगर आपके ब्लड में उस समय 2,3 BPG का लेवल बहुत ज्यादा है तो कम प्रेशर के डिफरेंस पे भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आपके सेल्स को डिफ्यूज कर जाता है या सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है। तो राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि एट वेरी लेस डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर आर सेल्स वेरी इफेक्टिवली गेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और देखो 95 से अगर प्रेशर घटते घटते आपके आर्टरी में 60 तक भी आ जाए तो बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, बट 60 के नीचे एक ट्रेमेंडस चेंज आता है।
मतलब आप देखिए, अगर एक चीज देखो, अगर मान लो ये 60 mm यहां पे प्रेशर है तो सैचुरेशन 90% तक रहता है। देखो 95 पे 97 है और 60 mmHg पे भी 90% सैचुरेशन है। मतलब बहुत ज्यादा अगर आप देखिए तो अगर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा कमी हो गया है आपके ब्लड के अंदर, तो आपके पास रिजर्व ऑक्सीजन होता है HbO2 के साथ। हाँ, ये है कि 60 के नीचे जब आते हैं, जैसे मान लो आप कहते हो कि अगर ये प्रेशर कहां गया बताओ 40 mmHg पे, तो सैचुरेशन कहां गया बताओ 75 पे। मतलब 95 से 40 कितने का चेंज है पार्शियल प्रेशर का बताओ? ये लगभग हो गया 55 mmHg, और 55 mmHg के चेंज ऑफ प्रेशर पे जो HbO2 टूटा वो लगभग 25% देखो। तो 55 मिलीमीटर के डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर पे 25% हमारा HbO2 क्या हो गया बताओ, डिसोसिएट कर जाता है। लेकिन अगर अब ये PO2 पहुंच गया देखो कहां पर 20 पे, तो ये जो सैचुरेशन ये पहुंच जाता है 30 mmHg पे, सॉरी 30% पे देखो सैचुरेशन। तो फर्दर 20 mmHg का डिफरेंस, और देखो जो आपका HbO2 का सैचुरेशन है वो कितना चेंज कर गया। ये पहले कितना था देखो, अगर देखें तो यहां पे 75 है और ये पहुंच गया देखो अब कहां पर 30 पे। तो कहने का मतलब ये है कि 20 mm अगर फर्दर चेंज करें तो आप देखिए यहां पर, एक मिनट फिर से बता दूं आपको कि 40 पे ये 75 है और 20 पे 30 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस 20 पे लगभग 45% हमारा HbO2 क्या हो गया बताओ, डिसोसिएट कर गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब आपके सेल्स को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। तो प्रेशर का डिफरेंस अगर नहीं भी है तो आसानी से आपके सेल्स को क्या मिलेगा बताओ, ऑक्सीजन का सप्लाई हो जाता है। और यही है, इसको सिग्निफिकेंस ऑफ बोहर्स कर्व भी कहते हैं। तो ये एक मैंने आपको बता दिया, ये समराइज्ड पार्ट है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और ये चीज बता दूं लास्ट में इसमें कि जो एयर को आप एक्सहेल करते हैं, जो एयर एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर आता है, उस एयर में जो PO2 का प्रेशर होता है वो लगभग होता है 116 mmHg एक्सपायर्ड एयर में, और जो PCO2 का प्रेशर है ये लगभग होता है 32 mm ऑफ Hg। समझ में आ गया? और एक और चीज लास्ट में रह गया वो बता दूं आपको कि एक टर्म यूज करते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो देखो जब ये आपके आरबीसी में जब HbHCO3 माइनस H+ से कंबाइन करेगा और H2CO3 बनेगा, देखो यहां पर ये बताया हुआ मैंने, यहां पर ये आपके आरबीसी में हो रहा है, लंग्स के कैपिलरी में। तो HCO3 माइनस की कमी होगी अब आपके आरबीसी में। तो जो प्लाज्मा का HCO3 होता है जो पहले बाहर डिफ्यूज किया था, वो HCO3 अब क्या होगा बताओ, ये आपके आरबीसी में आएगा और उसको बैलेंस करने के लिए वापस Cl क्या होगा, वो बाहर की तरफ आएगा। तो यहां पे ये क्या हो गया बताओ, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट कहां पे हुआ था, टिश्यूज के लेवल पे, और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहां पे होगा बताओ, ये होता है आपके लंग्स के लेवल पे। क्लियर? सो होपफुली कि ये मैंने आपको एक जो बताया अभी मैकेनिज्म, ये एक ब्रीफ है आपके पूरे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का। स्ट्रक्चरल पार्ट तो अलग होता है, ये मैंने जस्ट एक ब्रीफिंग किया है पूरे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, जिसमें पार्शियल प्रेशर है, जिसमें बोर्स इफेक्ट है, जिसमें हेल्डन इफेक्ट है, इसमें मतलब क्लोराइड शिफ्ट है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट है, डिसोसिएशन ऑफ कर्व कैसे हुआ वो बता दिया मैंने आपको। तो ब्रीफली अगर आप इसको समराइज करना चाहते हैं तो ये बहुत एक यूजफुल एक डिस्कशन है। आप इससे इस पूरे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी को
क्विकली आप इसको रिकैप कर सकते हैं। थैंक यू।